3.9 डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। आप जो फिगर देख रहे हैं उसमें 3 विंडोज है, एक यह है, एक यहां पर है और यह एक बड़ी विंडो है। और अगर 3 विंडोज हैं तो आप 3 इक्वेशन लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट, जैसा कि किरचॉफ लॉ में मैंने आपको समझाया था। और यहां पर हमें किरचॉफ लॉ यूज करना ही होगा क्योंकि यह अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। 10-5 5-10 10-5 10-5 होता तो यह बैलेंस होता, लेकिन 10-5 के अलावा यह 5-10 है, तो यह अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसका मतलब इस सर्किट में करंट होगा, बीच वाली ब्रांच में करंट होगा, और बीच वाली ब्रांच में करंट होगा तो फिर हमें किरचॉफ लॉ यूज करना होगा। और मैंने कहा है थ्योरी में, अगर 3 विंडोज है तो आपको 3 इक्वेशन लिखना होगी। इस तरह के सर्किट एग्जाम में अगर आपको आते हैं तो वहां सॉल्व नहीं किए जा सकते। कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहा हूं, क्योंकि एरर होने की पूरी चांस होती है। कैलकुलेशन एरर, प्लस माइनस के एरर होने के बहुत ही चांसेस होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन कभी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, लास्ट में करना चाहिए। 2 विंडो के क्वेश्चन आ सकते हैं और उनमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। लेकिन यह एक पर्टिकुलर ऐसी प्रॉब्लम है जिसे ज्यादा लंबे करने के बजाय एक शॉर्ट तरीके से भी किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को शॉर्ट तरीके से भी किया जा सकता है, चाहे यह 3 विंडो का ही क्यों ना हो। तो 3 विंडोज होने के बावजूद इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, जिसे ट्रिकी सॉल्यूशन कहा जा सकता है। और इस तरह की प्रॉब्लम अगर पूछी जाती है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्यों इसे हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि ये सिमेट्रिक सर्किट है। अगर आपने करंट की डायरेक्शन देखी है वो कुछ इस तरह से होगी, यहां इधर होगा, यहां इधर होगा। तो मैं इन करंट्स को अज्यूम करता हूं कि यह I1 करंट है, इसी डायरेक्शन में यह करंट I2 है, और यहां मैं यह करंट अज्यूम करता हूं I3। मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ले रहा हूं, D to B ले रहा हूं, जबकि फिगर में B to D करंट पूछा गया है। मैं इसलिए ऊपर ले रहा हूं कि मुझे पता है, क्योंकि यह रेजिस्टेंस कम है, करंट इस ब्रांच में कम होगा, इस ब्रांच में ज्यादा होगा। और अब यहां से जो ज्यादा करंट है यहां से डिवाइड हो जाएगा, तो इस ब्रांच में ऊपर की तरफ करंट होगा, D से B की तरफ करंट होगा, क्योंकि करंट यहां से जब डिवाइड होगा तो लोअर रेजिस्टेंस की ब्रांच में ज्यादा होगा। आप देख सकते हैं यहां 15 है, यहां भी 15 है, लेकिन यह इनिशियली कम था, इसलिए करंट यहां तक पहुंचने के बाद फिर से डिवाइड होगा, क्योंकि आगे का रास्ता उसके लिए 10 ओम का है, जो कि ज्यादा डिफिकल्ट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां करंट क्या होगा, तो हम बता सकते हैं यहां करंट I1 होगा। क्यों I1 होगा? अगर आप इस पोलैरिटी को चेंज कर दें तो क्या होगा? इसकी पोलैरिटी चेंज कर देंगे तो पूरे सर्किट में करंट जहां जहां जो भी है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बस पोलैरिटी चेंज किया तो पूरे सर्किट में जहां जहां जो भी करंट है उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि सर्किट सिमेट्रिक है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, और किसी भी ब्रांच में कहीं भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो किसी भी सर्किट में अगर आपने बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दिया, सिंगल बैटरी है अगर वहां पर, या सभी बैटरीज हैं, तो सभी बैटरी को पोलैरिटी अगर आपने रिवर्स कर दिया तो सारे करंट्स रिवर्स हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड चेंज बिल्कुल नहीं होंगे। तो सोचिए अगर आपने पोलैरिटी चेंज किया तो जो करंट आपने I1 यहां एज्यूम किया, यहां भी I1 होगा, डायरेक्शन यह होगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड I1 के इक्वल होगा। I1 के इक्वल मैग्नीट्यूड क्यों होगा? क्योंकि ब्रांचिंग आप देखिए 10-5 में हो रहा है, यहां भी 10-5 में ब्रांचिंग हो रहा है। तो पोलैरिटी रिवर्स करने से जो करंट यहां से यहां आएगा उसका मैग्नीट्यूड I1 के इक्वल ही होना चाहिए। इसका मतलब पोलैरिटी अगर रिवर्स नहीं करते हैं तो यहां जो सेम डायरेक्शन में करंट होगा वो I1 के इक्वल होगा, क्योंकि यह सिमेट्रिक सर्किट है। इसी तरह से यह करंट I2 होगा, और यहां I3 की वैल्यू आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। I3 की जो वैल्यू होगी वो I2 माइनस I1 होगी। I2 में से I1 इधर चले गया तो रिमेनिंग I3 ऊपर चले गया। अब आप इक्वेशन लिख सकते हैं, बड़ी आसानी से इक्वेशन लिख सकते हैं। हम इस सर्किट में इक्वेशन लिखते हैं, तो यहां जो करंट होगा वो I1 प्लस I2 करंट होगा। हमेशा हम इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखते हैं, जो ड्रॉप होता है उसे लिखते हैं पॉजिटिव, और जो इंक्रीमेंट होता है उसे लिखते हैं नेगेटिव। अपना अपना तरीका है लिखने का। तो मेरा तरीका यह है कि मैं I1 प्लस I2 करंट अगर 10 ओम से पास हो रहा है तो क्या लिखूंगा मैं?
10 ohm into I1 plus I2. This is a drop of voltage across this, drop of potential across this resistance. And then again 5I2. 5I2 is another drop. Plus 10I1 is another drop. Is equal to इंक्रीमेंट ऑफ द वोल्टेज. जब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर आते हैं, जब लूप करंट, आप करंट एक पूरा लूप कंप्लीट करते हैं, तो करंट के साथ में चलते हुए आपने कंप्लीट किया है लूप, तो करंट की डायरेक्शन में आप आ रहे हैं. अगर यहां से इधर, यहां से इधर, तो माइनस से प्लस पे आते हैं, तो यह इंक्रीमेंट ऑफ वोल्टेज होगा. जितना भी ड्रॉप लिखा है आपने उसे इंक्रीमेंट के इक्वल कर दीजिए. यह इंक्रीमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन यह पॉजिटिव है क्योंकि आप देख सकते हैं माइनस से प्लस की तरफ आ रहे हैं. तो बैटरी वोल्टेजेस को आप इधर लिखेंगे, सारे ड्रॉप इधर लिखेंगे. तो अपना अपना तरीका है, आप देख सकते हैं किस तरह से लिखा जा रहा है. यहां पर यह सारे ड्रॉप लिख दिए और यह इंक्रीमेंट लिख दिया. इंक्रीमेंट को नेगेटिव लिखते हैं अगर हम, तो टोटली 0 लिखते हैं, और नेगेटिव से अगर आप ना लिखते हैं तो राइट साइड में ले लीजिए, उसे प्लस लिख देंगे हम. अगर बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स होती तो यहां -10 हो जाता, क्योंकि दिस इज ऑल्सो -10. अब हम किसी एक सर्किट में करंट देखते हैं. चलिए यहां देखते हैं. दिस इज 10I1. इस सर्किट में हम घूमते हैं इस तरह से. दिस इज 10I1. द ड्रॉप अपोजिट टू करंट जाएंगे तो 5I3 करंट होगा. 5I3 को आप लिखेंगे I2 - I1. माइनस लिखना होगा आपको यहां पर, क्योंकि आप उसके अपोजिट जा रहे हैं. और फिर लिखेंगे -5I2, क्योंकि आप इस करंट के अपोजिट आते हैं. तो इस लूप को आप फिर से देखिए. 10I1 ड्रॉप है, फिर हमने जो अज्यूम किया करंट वह इस डायरेक्शन में है, इसलिए I3 5I3 जो है वो इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि अपोजिट जा रहे हैं. तो इंक्रीमेंट को हम माइनस लिखेंगे और फिर यहां से यहां आएंगे, फिर यहां से यहां वापस आके लूप कंप्लीट करेंगे, तो अपोजिट जाएंगे I2 के, इसलिए -5I2 होगा, क्योंकि यह इंक्रीमेंट होगा. तो थ्योरी में हमने सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया हुआ है. इसे सिंप्लीफाई करना है. 5 से डिवाइड करते हैं पहली इक्वेशन को, तो देखिए क्या होगा. 10I1 20I1 डिवाइड बाय 5, दैट इज 4I1. 5I2 10I2 5 से डिवाइड करेंगे तो 3I2 इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे 10 डिवाइड बाय 5, दैट इज 2. सिंप्लीफाई करें इसे तो 5 से डिवाइड करेंगे 10I1 प्लस 5I1, that is 3I1. Minus minus become plus 3I1 is equal to -5I2 that is equal to plus 10I2, और उसे 5 से डिवाइड करेंगे तो यह 2I2 होगा. माइनस को हमने लेफ्ट से राइट में लाकर प्लस कर दिया है. तो यहां से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. यदि I2 की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहां पर I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. I1 की वैल्यू आप देखिए क्या होगी. I1 की वैल्यू होगी 2/3I2. I1 की वैल्यू 2/3I2. तो यहां I1 के लिए 2/3, दैट इज 4 into 2/3I2 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 2. तो क्या होगा 8/3, 3 into 3 9, 8 plus 9 17I2 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2. तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देख सकते हैं. I2 की वैल्यू हमें मिलेगी 3 into 2 6/17 एम्पियर. वैल्यू जो अगर पॉजिटिव है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है. वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा जो करंट है एज्यूम डायरेक्शन में ही है. I2 की वैल्यू आपको मिल गई है 6/17 एम्पियर. डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है हमारे फिगर में. I1 की वैल्यू क्या होगी. I1 होगा 2/3I2, that is 2/3I2. I2 is 6/17 ampere. I2 is 6/17 ampere, that is 3 से डिवाइड करेंगे 2 into 2 4/17 एम्पियर. यह भी पॉजिटिव है, इसका मतलब डायरेक्शन वही होगी जो हमने अज्यूम किया था. और I3 की वैल्यू क्या होगी. I3 की वैल्यू हो जाएगी I2 minus I1. I2 that is 6/17 minus 4/17, that is 2/17 ampere. I2 minus I1 that is 6/17 minus 4/17, that is 2/17 ampere. और डायरेक्शन हमने जो अज्यूम किया था वह है
तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप देखें तो करंट इन AB इज I1, करंट इन AD इज I2, दैट बोथ आर पॉजिटिव. करंट इन BD इज माइनस ऑफ I3, दैट इज -2/17 एम्पियर. तो देखा हमने कि दो सिंपल सी इक्वेशन से हमने सब कुछ सॉल्व कर लिया फटाफट. लेकिन स्टिल दिस इज वेरी लॉन्ग कैलकुलेशन एज पर द आपका कंपटीशन एग्जाम. लेकिन स्कूल एग्जाम में अगर इस तरह से करें तो हमारा काफी टाइम बचेगा और मार्क्स भी काफी अच्छे लगेंगे. इंप्रेसिव तरीका है. आइए आगे देखते हैं हम.